नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है महाराणा प्रताप। आज हम महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको महाराणा प्रताप को जानना है तो आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री को जानना है तो राणा सांगा कुंभा को पढ़ना जरूरी है। महाराणा प्रताप को तो आज जन्मा बच्चा भी जानता है। और वो राजा कितना जनप्रिय रहा होगा जो जनता के द्वारा चुना गया था। तो राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के टाइम में जब शमशान घाट में जाते हैं तो वहाँ के राजा सामंत और वहाँ की जनता पहुँच जाती है वहाँ पर। तो वहाँ के राजा और सामंत जब वहाँ पहुँचते हैं और तो देखते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध शमशान भूमि में आए हुए हैं, तो आपस में जनता पूछती है, कानम गुसर करते हैं कि महाराणा प्रताप कैसे आया हो जाता। तो पहले एक रीति रिवाज था कि अगर राजा मरता है तो राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है। लेकिन राजा का बड़ा बेटा तो शमशान घाट में आया हुआ, उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए आया हुआ। तो लोग और सामंत वहाँ आपस में खुसर करना शुरू कर देते हैं और ये बातें महाराणा प्रताप के कानों तक पहुँच जाती है। महाराणा प्रताप बताते, रुको, तुम्हें इस बात का पता नहीं होगा कि राणा जी मेरे को राजा नहीं बना के जगमाल को राजा बना के गए हैं, इसलिए जगमाल यहाँ पर नहीं आया और बाकी के हम सभी भाई आए हुए हैं। महाराणा प्रताप की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अगर देखा जाए अंतिम संस्कार में तो कृष्णदास चुंडावत जो कि एक सामंत थे, सलूम्बर के सामंत थे, और राजा और जनता यूं थी। जनता खुसर करने लगती है आपस में कि ये महाराणा प्रताप यहाँ पे कैसे है, ये तो रीति रिवाज तोड़ रहे हैं हमारे, ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ा बेटा तो कभी अंतिम संस्कार में भाग ही नहीं लेता। तभी कुछ पूछते हैं कि महाराणा प्रताप एक मिनट, आप यहाँ कैसे, आपको तो राज्य में होना चाहिए था। तो महाराणा प्रताप कहते हैं रुको, शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि मेरे पिताजी मेरे को राजा नहीं बना के गए, जबकि जगमाल को राजा बना के गए हैं। और देखिए अब यहाँ पे जगमाल है ही नहीं। अब वहां पर अपने राणा का हुकूमत मारने के लिए जनता मना कर देती, मतलब जनता ने विद्रोह कर दिया, मतलब जनता ने अपने राणा की बात को मानने से मना कर दिया और जनता ने बगावत कर दी यहाँ पर। और यहाँ सलूम्बर के सामंत कौन आए, कृष्णदास चुंडावत आए हुए हैं। तो वो कहते हैं ये तय कौन करेगा कि मेवाड़ का राजा कौन होगा, ये तो सलूम्बर के सामंत तय करेंगे और वहाँ की देश की जनता तय करेगी। जब मेरे दादा चुंडा ने प्रतिज्ञा ली थी कि मेवाड़ का राजा कौन बनेगा, तो सलूम्बर का सामंत तय करेगा कि मेवाड़ का राजा कौन होगा। और जब इस मुश्किल घड़ी में, जब अकबर जैसे राजा से हमने लड़ाई का वो किया हुआ, इतनी मुश्किल घड़ी में राज्य के लिए योग्य उम्मीदवार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेवाड़ हमारे हाथों से निकल जाएगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो कृष्णदास चुंडावत है वो बताते हैं कि ये तय कौन करेगा कि यहाँ का राजा कौन बनेगा, जो सामंत तय करेंगे। तो अब दोस्तों वहीं से लोग, जनता ने बगावत की कि हमारा राजा महाराणा प्रताप होना चाहिए, इतने योग्य और इतने नैतिक चरित्रवान थे वो। और वहीं से नारे लगाते गए हमारा राजा ऐसा हो, महाराणा प्रताप जैसा हो। और फिर वहां पे जब राज्य पहुंचते अपने कंधों पे बिठा के नारे लगाते गए, सारे लोग जाते हैं तो जगमाल कहते हैं रुको, हमारा राजा कैसा हो, महाराणा जगमाल जैसा हो। तो कृष्णदास चुंडावत कहते हैं थप्पड़ मार दूंगा, साइड हो जा। पर ये कहानी झूठी है। वो कहते हैं कि थप्पड़ मार दूंगा, साइड में हो जाओ, और जगमाल को साइड में करके उन्हें गद्दी पे बिठा देते हैं, उनका तलब कर देते हैं। अब जब राज्याभिषेक के लिए एक परंपरा होती थी पुराने जमाने में, जब भी किसी राज्याभिषेक करते थे किसी राजा का, तो एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता था, धूमधाम से मनाते थे। आसपास के सामंत, जनता और वो आसपास के राजा आते थे। जैसे भारत का प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो दूसरे देशों से वो बधाइयाँ आती है या किसी को बुला भी लेते हैं। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो दूसरे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आए थे। अगर दोस्तों आपको पता हो कि जैसे हमने सुना होगा कि मान लो हमारे देश का प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो बाकी जो कंट्रीज है, अदर कंट्रीज स्टेट्स हैं, भले उनकी आपस में दुश्मनी चल रही हो, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की दुश्मनी चल रही है,
वाले क्या देते हैं, बधाइयाँ भेजते हैं। और अगर यहाँ के प्रधानमंत्री बने और मतलब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने तो इंडियन जनता नाराज हो जाएगी, इसलिए वो यहीं से बधाइयाँ दे देते हैं। और वो जो सेरेमनी होती है वो एक राजधानी में की जाती है और वो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। अब इस टाइम चित्तौड़ के ऊपर तो अकबर ने अधिकार जमा रखा, तो आपातकालीन राजधानी कौन सी थी, कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ में राजाभिषेक का प्रोग्राम किया जाता है। तो वहाँ पर मारवाड़ के राजा चंद्रसेन भी आए हुए थे, जो महाराणा प्रताप के जीजा लगते हैं। अब चंद्रसेन तो महाराणा प्रताप उनसे मिलते हैं, जनता बहुत से लोग आए हुए थे। महाराणा प्रताप पूछते हैं और क्या चल रहा है, तो चंद्रसेन कहते हैं कभी हम भिड़ जाते हैं तो कभी वो पीट जाते हैं तो कभी हम उन्हें पीट देते हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। तो महाराणा प्रताप पूछते हैं अच्छा, फिर चंद्रसेन कहते हैं तुम्हारा क्या चल रहा है। फिर महाराणा प्रताप कहते हैं आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो चंद्रसेन कहते हैं तुम्हारे पापा ने तो पता नहीं सालों से युद्ध कर रहे होंगे अकबर के साथ, तो आप भी वही कर लो। तो ये बात चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की होती है कि जैसा आपके पिताजी ने किया था वैसा ही आप चलने दो, तो वैसा ही चलने देते हैं। अब क्या होता है 1572 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में अकबर अपना दूत भेजता है। अकबर को पता चल जाता है कि वहां पर उदय सिंह ने तो कभी भी हमारी मतलब अधीनता स्वीकार ही नहीं की। अब राजा चेंज होगा, क्या पता उसके मन में कुछ भावना आ गई हो, कुछ चेंज हो जाए। अब अकबर अपने 4 दूतों को भेजता है और सबसे पहले उनके दूत थे कोरची, जलाल खान कोरची, जिनका पूरा नाम है जलाल खान कोरची। कोरची बोलचाल का बहुत ही अच्छा बंदा था और वो राजाओं के बीच में बातचीत करने का ही काम करता था। और अगर देखा जाए तो अकबर कहते हैं कि कोरची जाओ थोड़ा महाराणा प्रताप से पूछ के आना, प्लान पूछ के आना, थोड़ी बात करके आओ। कोरची कहता है ठीक है। कोरची बुके के साथ जाता है और महाराणा प्रताप के दरबार में जाके कहता है अकबर ने अपनी दिल की गहराइयों से आपके लिए बधाइयां भेजी हैं। तो वो बातें करते हैं, बातों में कोरची पूछते हैं अब आपका क्या प्लान है, मतलब आप क्या करने वाले हो आप। तो महाराणा प्रताप कहते हैं सेम। तो वो पूछते कोरची मतलब बोले सेम डैडी वाला, जैसे डैडी ने किया था एज इट इज। थोड़ा कोरची पूछता है कि थोड़ा बहुत स्लाइटली कुछ चेंज। तो महाराणा प्रताप कहते हैं नहीं, जैसा पापा ने किया था वैसा। तो कोरची को यहाँ महाराणा प्रताप मना कर देते हैं और कोरची बैरंगी लौट जाता है। वो अकबर के दरबार में कौन बैठे हुए थे, मान सिंह। अब अगर देखा जाए तो अकबर को लगता है कि अभी महाराणा प्रताप नए यंग राजा बने हैं, तो किसी यंग को भेजना चाहिए हमें। किसे भेजना चाहिए, यंग को भेजना चाहिए। भगवान दास, अब भगवान दास जी के पुत्र कौन थे, मान सिंह। और मान सिंह कहाँ के थे, आमेर के। अब अगर देखा जाए तो मान सिंह कहाँ के थे, आमेर के। अब वो कहते अभी यंग राजा बना है तो किसी यंग को बात करने के लिए भेजा जाए, तो वो मान सिंह को भेजते हैं। अब हमारे उस टाइम पे परंपरा थी कि अभी भी है कि अगर राजा आएगा तो राजा मिलेगा, राजकुमार आएगा तो राजकुमार मिलेगा, वित्त मंत्री आएगा तो वित्त मंत्री मिलेगा। अब यहाँ पर आमेर का राजा उस टाइम कौन था, भगवंत दास जी। और भगवंत दास की बहन की शादी किसके साथ हो रखी, अकबर के साथ, ठीक है। और राजकुमार कौन था, मान सिंह। तो अगर राजकुमार आएगा तो राजकुमार मतलब काउंटर पार्ट मिलेगा। अगर हमारे देश से दूसरे देश से अगर कोई रक्षा मंत्री आता तो रक्षा मंत्री मिलता है, प्रधानमंत्री आता तो प्रधानमंत्री मिलता है, राष्ट्रपति आता राष्ट्रपति, काउंटर पार्ट आपस में मिलते हैं। अब मान सिंह जाता है और पर उससे पहले अकबर कहते मान सिंह कहता है हाँ, बोले 2-3 दिन की छुट्टी है, ट्रिप पे जाओ, जाके घूम के आना और मेवाड़ होते हुए जाना। कहाँ होते, मेवाड़। अब मान सिंह जाता है, मान सिंह से कौन मिलता है, अमर सिंह। वहां का राजकुमार कौन था, अमर सिंह। अब अमर सिंह मान सिंह से मिलता है। अब क्या होता है हमारे यहाँ पे कि जिसको प्रोग्राम करना होता है वो पहले जाता है और मेहमान बाद में आता है, पर यहाँ उल्टा हो गया। मान सिंह पहले जाता है और अमर सिंह
सिंह। अब यहाँ पर जैसे हमें प्रोग्राम करना तो हमें पहले जाना पड़ेगा और जो गेस्ट होता है वो बाद में रहता है, लेकिन यहाँ पर मान सिंह पहले पहुंच जाता है। उदयपुर में मान सिंह पहले पहुंच जाता है और अमर सिंह बाद में आता है। और अमर सिंह एक मतलब ये आता है, मतलब बोछड़ा टाइप का लड़का था, मतलब बालक था, मान लो कि अड़बादी जिसको कहते हैं, मतलब जो बकवास करता रहता, इस टाइप का बंदा था अमर सिंह। हाँ, तो मान सिंह मिलता है, तो मान सिंह कहता है, नौकर जाकर काम कर रहे थे वहाँ पे, पूछते हैं अरे तुम्हारे राजा कहाँ है? तो कहते हैं अरे सर 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 बैठिए बैठिए, बस अभी आए हैं। तभी वहाँ पे डोलता डोलता अमर सिंह आता है और कहता है हेलो, और कहता है वाईफाई स्पर्श कीजिए, वाईफाई चरण स्पर्श। और ये कहते हैं, मान सिंह को आता है गुस्सा, फिर कहता है बोले मिलता है, बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ है? बोले पिताजी की तो पेट में दर्द हो रहा है। मान सिंह बड़ा गुस्सा आता है, कहता है तेरे और तेरे पिता का पेट में दर्द तो मैं युद्ध के मैदान में ठीक करूंगा। और वहां से थालियां फेंक के पैर पटक के जाने लगता है। तभी अमर सिंह दूर से कहते हैं अरे अरे अंकल एक बात तो सुन लो। पूछते हैं अब क्या है? तो कहता है अरे आप वो क्या कह रहे थे कि मेरे और मेरे पापा का युद्ध के मैदान में क्या ठीक करोगे? पेट दर्द ठीक करूंगा युद्ध के मैदान में। बोला ठीक है, फिर फूफा जी को भी साथ लेते हैं ना। फिर मान सिंह और गुस्से में पैर पटक के चलता है, फिर बोलता है अरे अरे अंकल बस एक बार लास्ट बात सुन लो। फिर बोलता है अब क्या बाकी बच गया? अमर सिंह कहता है हमारे यहाँ पे एक जगह है, हमारे यहाँ पे एक जगह है पाली, और पाली की मेहंदी को जीआई टैग मिला हुआ है। पाली की मेहंदी को जीआई टैग मिला हुआ है। तो मान सिंह कहता है तो बोले अपनी बुआ जी के लिए ले जाना। और इतने गुस्से में, एक तो गर्मी इतनी थी, एक तो पहले से इतनी गर्मी थी, और मान सिंह को और गुस्सा आ जाता है, वो पैर पटक के जाने लगता है। फिर वो जाता है अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में जाके वो कहता है मेरे को अभी के अभी सेना दो, मैं बाप बेटों को तो अभी मजा चखा के आऊंगा। तो अकबर पूछता है धीरज का आदमी है? तो कहता है पहले बताओ हुआ क्या हुआ? अब वो कहते हैं अमर सिंह आया, बोले कह रहा था कि राजा आता है राजा मिलता है, वित्त मंत्री आता है वित्त मंत्री मिलता है। बोले हाँ ये बात तो सही है कि राजा आएगा राजा मिलेगा, और राजकुमार आएगा तो राजकुमार मिलेगा। भाई मान सिंह कहता है मेरे को दो। फिर आगे वो बताता है कि ऐसा हुआ। फिर बोले कोई नहीं, अपने सैनिकों को कहते हैं कि जाओ इसको थोड़ा माउंटेन ड्यू पिलाओ, उसका थोड़ा दिमाग ठंडा करो। अब अकबर भगवान दास की तरफ देखते हैं और भगवान दास जी समझ जाते हैं ठीक है साहब, मैं जाता हूँ अब मेवाड़ में। अब भगवान दास जी कहते हैं समझ गया जाने पता चल गया। फिर भगवान दास जी मिलने जाते हैं किससे? महाराणा प्रताप से। और जाते हैं और जाके मिलते हैं उनसे और कहते हैं, और मतलब नमस्कार करते हैं, तो कुछ दिन रहते भी हैं और कहते हैं हमने संधि कर ली अकबर के साथ, आप भी कर लो। वो काफी शक्तिशाली, उसकी सेना इतनी बड़ी आप सोच ही नहीं सकते। अब ये कहते हैं भगवान दास जी कहते हैं उसकी सेना बहुत बड़ी है, हमने संधि कर ली, आप भी संधि कर लो। हमने संधि कर ली। तो फिर महाराणा प्रताप कहते हैं मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, पर ना मुगलों के झंडे के नीचे मैं आज लड़ूंगा, ना कल लड़ा था और ना आज के बाद कभी लड़ूंगा। अब यहाँ पर भगवान दास जी महाराणा प्रताप को समझाते हैं प्रताप अकबर एक बड़ा राजा है और उसके पास बहुत बड़ी सेना है, तो बड़ा राजा है, बहुत बड़ी सेना है, आपकी पार नहीं पड़ेगी। ये कहते हैं भगवान दास जी, पर महाराणा प्रताप मना कर देते हैं उनको। कहते हैं मैं आपके झंडे के मतलब मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, पर मुगलों के झंडे के नीचे मैं कभी नहीं लड़ूंगा, और उनको मना कर देते हैं। और भगवान दास जी और अकबर के दरबार में जाते हैं। अब उसके बाद ये तीनों चले जाते हैं और फिर भी महाराणा प्रताप इनकार कर देते हैं उनकी संधि को। अगली बार जाते हैं टोडरमल। ये भी बातचीत करने में काफी अच्छे थे। टोडरमल जी भी यहाँ पे बहुत दिन रहते हैं। फिर महाराणा प्रताप से मिलने जाते हैं। कहते हैं मैं आपको अपना भाई समझता हूँ, आपसे एक विनती है कि आप संधि कर लो, कि क्योंकि अकबर के पास
युद्ध के लिए ओनली जिगर की नहीं, सिर्फ जिगर की नहीं, धन की भी जरूरत होती है। पैसा नहीं होगा तो लड़ोगे कैसे? पैसे की भी जरूरत होती है। तो महाराणा प्रताप कहते हैं आपको यहाँ पे मेवाड़ में जितने दिन रहना है उतने दिन रहिए, आपको जिस भी चीज की जरूरत हो मुझसे मांगिएगा, पर मैं मुगलों के झंडे के नीचे नहीं लड़ूंगा। इन्होंने ये बात तो पहले ही कह दी थी, बोले अभी मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, भामाशाह मतलब पैसे वाले लोग मरे नहीं है, पैसा तो हम कहीं से भी ले आएंगे, कैसे भी कर लेंगे। अब अकबर को कह दो कि लड़ाई की शुरुआत कर ले, तैयारियां कर ले। अब हल्दी घाटी का युद्ध होता है इसके बाद। अब हल्दी घाटी क्या है? अब हल्दी घाटी क्या है? हल्दी घाटी एक है पहाड़ी गोगुंदा और एक है खमनोर। ये पहाड़ी है खमनोर की और ये है गोगुंदा की। ये गोगुंदा और ये खमनोर। और ये खमनोर। ये तो पहाड़ी है, इसके ये बीच का एक दर्रा है, इसके बीच का ये दर्रा है, इसको हम कहते हैं हल्दी घाटी। इसका नाम क्या दिया हुआ है? हल्दी घाटी, मतलब दर्रा, बीच का एरिया। अब प्रताप को ये पता था कि अगर हम मैदान में लड़ेंगे तो अकबर से हम जीत नहीं सकते, तो प्रताप ने अपनी सेना इस दर्रे के बीच में लगाई, जो हल्दी घाटी का दर्रा है, इस बीच में दर्रे में सेना लगाई। अब क्योंकि उसको पता था अकबर के पास 1.25 लाख सैनिक है और महाराणा प्रताप के पास 20 या 25 हजार है। अब इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की साइड से कौन आता है, अकबर की साइड से कौन आता है? अब बात की जाए अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर की साइड से मान सिंह जाते हैं। अब इस बार मान सिंह जाते हैं जो कि स्वतंत्र सेनापति बने थे। वो पहली बार, मतलब मान सिंह पहली बार कहीं पर स्वतंत्र सेनापति बने थे। और उनके साथ कौन जाते हैं? आसफ खान। आसफ खान। अब अगर देखा जाए तो प्रताप की साइड से कौन जाते हैं? महाराणा प्रताप की साइड से कौन जाते हैं? एक तो कृष्णदास चुंडावत। अब प्रताप की साइड से कौन जाते हैं? एक तो सलूमर के सामंत कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत। ग्वालियर से कौन आए थे? रामशाह तोमर। रामशाह तोमर के साथ महाराणा प्रताप की वैसे भी रिश्तेदारी थी। थर्ड आए थे हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर का नाम ही सूर नहीं है, अपितु बंदा भी वो सूरों की तरह लड़ा था और उसकी बाकायदा मूर्ति भी है। और हाकिम खां सूर को तलवार के साथ समाधि दी गई थी। मतलब ये किसकी साइड से आए थे? अफगानों की साइड से। क्योंकि अफगान मुगलों के दुश्मन कौन थे? जब अफगानों को हराकर मुगल इस्टेब्लिश हुए थे भारत में, तो अफगानों के दुश्मन ना मुगलों के दुश्मन कौन थे? अफगान। तो जहां पर भी मुगलों का युद्ध होता था तो अफगान साथ देने के लिए आते थे। अब अगले आए थे भीलों की सेना लेके राणा कुंजा। भीलों की सेना कौन लेके आया था? राणा कुंजा। राणा कुंजा, जो कि वहां के एरिया के थे। अब ये जितने भी थे मोस्टली के साथ इनके रिश्ते बड़े अच्छे थे। अब इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, मतलब उस दर्रे के बीच में। और कहा जाता है कृष्णदास, अगर बात की जाए तो बदायूनी, वो एक बदायूनी कौन था? बदायूनी एक सैनिक था और जो अकबर की सेना में आया था, और एक इतिहासकार भी था। तो बदायूनी लिखते हैं कि शुरुआती हमला इतना खतरनाक था
कि हम 16 किलोमीटर, जब मैंने ये बताया था एक कमनौर की और ये इसकी पहाड़ियां थी, इसके बीच का दर्रा, और इसके आगे 16 किलोमीटर बाद बनास नदी के करीब हम कुछ पहुंचते हैं। 16 तो बदायूंनी ने बताया कि वो बनास नदी के पास 16 किलोमीटर भागे, इतना भयंकर हमला था। मतलब इतना भयंकर हमला था महाराणा प्रताप का अकबर के सेना के साथ कि 16 किलोमीटर तक सैनिक वापस भाग ले बनास नदी के किनारे। तो यहाँ पर एक सैनिक होता है महाराणा अकबर की सेना में मेहतर खां। तो मेहतर खां को पता चलता है अपनी सेना तो वापस भाग रही है, तो मेहतर खां जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि अकबर इस युद्ध में अजमेर तक आया हुआ था, कि अभी अभी संदेश आया है अकबर आ रहा है। क्यों मेहतर खां को यह भी पता था कि जनता सैनिक भागे तो अकबर वैसे भी सूट देगा इनको। तो मेहतर खां जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, तब सैनिकों में थोड़ा सा हौसला होता है और फिर वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, अब वो थोड़ी थोड़ी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में वो फिर दूर पहुंच जाते हैं। अब जब इतना भयंकर युद्ध था तो ये जो अकबर की सेना थी ना, ये गोगुंदापुर जाते। गोगुंदा रात को रुकने के लिए पहले अपने चारों तरफ दीवारों को चुनते हैं कि कभी मेवाड़ के जो सेनापति हमको मारना दे, इतना डर बैठ गया था। और बदायूंनी ये बताते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का रास्ता इतना भयंकर था, मतलब यहाँ से गोगुंदा से अजमेर तक का, कि हमने राम का नाम लेके इतना समय निकाला और रात भर कोई पहरादारी करता रहा, कहीं कोई आए लूट ले जाए या कोई मार ले जाए। अब ये जून का महीना था और जून के महीने में जैसे ज्यादा जो सामान वाले बंदे होते थे वो पीछे चलते थे, गधे घोड़े खच्चरों पे जो सामान आटा लेके चलते थे वो पीछे चलते थे। तो कभी भीलों की सेना आके 10-15 की टुकड़ी आती उनको लूट के ले जाते थे। किसी गांव में पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए सैनिक गए तो उन सैनिकों को वहीं मार दिया। तो बदायूंनी लिखते हैं हमने गोगुंदा से अजमेर तक का सफर राम का नाम लेके ही पूरा किया था। इतना भयंकर युद्ध था, इतना भयंकर तरीके से डर गए थे अकबर के सेनापति। और मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ, मुगल राजा एक भी लड़ने के लिए आगे नहीं आता था, जबकि हमारे हिंदू जितने भी राजा थे वो फ्रंट में लड़ा करते थे। मतलब कायर तो यहाँ मुसलमान वैसे ही थे, किसी दूसरे को भेज देते थे, खुद लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आता। यहाँ पर भी मान सिंह को भेजता, अकबर खुद नहीं जाता। ये बात भी दर्शाता है कि अकबर महाराणा प्रताप से बहुत ज्यादा डरता था, कभी उसको मारना दे। और आपको ये बात नहीं पता होगी, मानसिंह आया था, जब मानसिंह आया था, मानसिंह के पास एक हाथी और उसकी सूंड में है ना एक चाकू फिट कर रखा था मानसिंह ने। इतना वो वैसे अच्छा सेनापति था। एक दिन महाराणा प्रताप ने उसको भाला फेंका, वो नीचे झुक गया, मतलब ऐसे झुकते हैं ना, झुक गया, जिससे वो भाला उसके पीछे चला गया, उसको नहीं लगा। अब उस मानसिंह के पास था हाथी जिसमें उसकी सूंड में उनने चाकू फिट कर रखा था। अब प्रताप देखते हैं, कभी बाप आता कभी बेटा आता। अब प्रताप देखते हैं युद्ध में कि मानसिंह हाथी पे बैठे हुए। मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। मर्दाना नाम था। मर्दाना पे बैठा हुआ है और अब महाराणा प्रताप अपने चेतक को सर पर दोहराते हैं उसकी तरफ, और उसने भी अपने चारों तरफ है ना पैरा लगवा रखा था, सेना की टुकड़ी लगा रखी थी। जैसे तैसे महाराणा प्रताप काट के उसके हाथी के पास पहुंच जाता। जैसे ही चेतक ने उसके सूंड के ऊपर पैर रखता है तो उसने वहां पर चाकू रख रखा था, जिससे चेतक के अगले खुर कट गए थे। अब चेतक भाग नहीं सकता था। महाराणा प्रताप ने देखा तो इसके पैरों में खून निकला हुआ है। तो महाराणा प्रताप जैसे ही भाला फेंकते हैं तो मानसिंह एक अच्छा योद्धा था तो वो ओहदे में बैठ जाता है, भाला ऊपर से चला जाता है। यहाँ तक फिर महाराणा प्रताप अपने चेतक को निकालता है वहां से। उसके बाद थोड़ी देर दूर जाने के बाद तो दरा क्रॉस करते ही चेतक वहां पे मर जाता है और चेतक की वहां पर बलीचा में समाधि भी है। बलीचा। अब दोस्तों मैं बता दूं कि अगर मान लो किसी कारण से राजा नहीं उपस्थित हो पाता तो एक झाला बैठता है। अब इस बार झाला से झाला विदा जिलम झाला मान भी कहते हैं। अब अगर राजा जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा है उसके कुछ हो गया
या कोई और दिक्कत होगी, राजा को बाहर निकालना पड़ा, तो वहां पर कौन जाएगा? सादड़ी का जाला। सादड़ी का यहाँ पर कौन था? जाला मान गया था महाराणा प्रताप की जाला मान या जाला बीता भी, कहीं पर इसका जाला बीता भी नाम है। अब राणा सांगा जब युद्ध में मतलब घायल हो गया था और हाथी के उद्देश्य पर गया था, तो सादड़ी का कौन गया था? सादड़ी का जाला अज्जा गया था। अच्छा, कौन गया था? यहाँ पर राणा सांगा के युद्ध में कौन गया था? सादड़ी का झाला। सादड़ी का जाला। यहाँ पर कौन? सादड़ी का जाला कौन आया? जाला बीता या जाला मान। अब दोस्तों फिर अब अकबर को बात पता चलती है, वो कहते हैं अब अकबर के दरबार में मान सिंह और आसफ खान जाते हैं, तो अकबर कहते हैं, बोले पकड़ ले, बोले नहीं, तो क्या हो गया, सेना खत्म हो गई, बोले नहीं, बोले तो बोला महाराणा प्रताप पकड़े नहीं गए, तो अकबर गुस्से में कहते तुम्हें क्या लगता है महाराज खुश होंगे? अगली बार से दरबार में मत दिख जाना तुम दोनों मेरे को। तो यहाँ से असफ खान और मान सिंह को बंद करवा देता है कि आज से आपको दरबार में नहीं आना है। अब वो दूसरी बार किसी को भेजते हैं, शाहबाज खान। अब इसके बाद उसको पता चल जाता है अकबर को तेरी पार तो बचाएगी नहीं, न अकबर के वो पकड़ में आने वाला। अब शाहबाज खान को भेजते हैं। और शाहबाज खान से पहले भी अगर हम बात करें, अगर ना पता हो तो आपको, अकबर को एक बात पता चलती कि उदय सिंह कभी हारा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके आस पड़ोस के लोग उसकी सहायता, मतलब आस पड़ोस के राज्य उसकी सहायता कर रहे थे, इसलिए वो कभी हारा नहीं। और वो कौन कौन से राज्य थे? अब शाहबाज खान को भेजते हैं। अब शाहबाज खान ने 3 बार कुंभलगढ़ के अटैक करता है। तीसरी बार में कुंभलगढ़ के किले पर अधिकार जमा लेता है अपना। अब प्रताप यहाँ सोचते हैं ये तो मेरे हाथ से निकल गया, तो कुछ टाइम के बाद अब कुंभलगढ़ मेरे हाथ में नहीं आने वाला। अब शाहबाज खान को लगता है कि ठीक है, अब तो वो थोड़ा ढील छोड़ देता है और महाराणा प्रताप इस मौके का फायदा उठा के फिर से उस पर अटैक करते हैं और कुंभलगढ़ को अपने पास ले लेते हैं। अब अकबर को एक बात पता चलती है। अब अकबर को जब ये बात पता चलती है, वो कहते हैं शाहबाज खान शाहबाज खान को वापस बुला लेते हैं, पंजाब में पोस्टिंग कर देते हैं। अब शाहबाज खान के बाद अब दोस्तों अकबर को एक बात पता था कि उदय सिंह क्यों नहीं हारा था, क्योंकि उसके आस पड़ोस के राजा उनकी सहायता कर रहे थे। अब शाहबाज खान की जगह किसको भेजते? रहीम को भेजते। रहीम जी किस्म के पक्के भगत थे और एक अच्छे सेनापति भी, योद्धा भी थे, ताकतवर योद्धा थे। अब रहीम जी आगे वहां पर डेरा जमा लेते हैं। एक जगह होती है शेरपुर में रहीम जी अपने डेरे जमा लेते हैं। जब भी कोई सेनापति लड़ने जाता तो अपनी बीवी बच्चों के साथ जाता मतलब, और शेरपुर में अपने तंबू लगा देते हैं। अब रहीम जी शेरपुर में तंबू लगवा देते हैं उनके बीवी बच्चे सैनिकों के लिए। अब रहीम जी किस्म के अच्छे भगत तो थे ही थे, उसके साथ एक ताकतवर योद्धा भी थे। अब रहीम जी सोचते कहते हैं अगर महाराणा प्रताप को संधि नहीं करनी तो छोड़ दो, मत करने दो, जिसे करनी है उसके साथ कर लो, जिसे नहीं करनी मत करो। अब रहीम जी वहां पर कोई अटैक नहीं करते, कोई भी अटैक। अब रहीम जी 5-6 महीने तक रहते हैं, वहां कोई अटैक नहीं करते हैं। अब इस बीच में महाराणा प्रताप सोचते हैं कि रहीम जी की तरफ से तो कोई अटैक हो ही नहीं रहा, तो महाराणा प्रताप अब अपने सेना बोलते हैं कि बाहर निकलो, क्योंकि रहीम जी के बाद में कोई भी सेनापति आएगा तो लड़ाई करेगा, तो बाहर मैदान से, अनाज तो मैदान से ही आएगा, पैसे तलवार हथियार सब मैदान से ही आएंगे। तो धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने
मतलब बाहर निकलना शुरू कर दिया पहाड़ियों से। अब क्या होता है, रहीम जी वो हर रोज शिकार खेल के आ जाते सुबह शाम और अकबर को मैसेज भेज देते, आज बस पकड़ ही लिया था, बस थोड़ा सा, बस वो जल्दी निकल गए या बस आज पकड़ने वाले थे। और अगर पूछ ले अकबर क्यों नहीं पकड़े गए, तो रहीम जी तो कहते कि तुम भी तो गए थे, वो तान सिंह गया था, आसिफ खान गया था और शाहबाज खान गया था, वो क्यों नहीं पकड़ पाए, बता दो हम भी पकड़ लेंगे फिर तो। अब एक दिन रहीम जी शिकार खेलने के लिए गए अपनी सेना के साथ और पीछे से अमर सिंह घूमता घूमता रहीम जी के डेरों में चले जाते हैं। फिर अमर सिंह डोलता आया, बोले अरे कोई है, तो बोले रहीम जी कहाँ है, बोले अब वो तो नहीं है घर पे, बोले किसी भी पुरुष को भेज दो, मैं कौन सा बात करनी है। तो महिलाएं कहती आज हमारे घर पे कोई भी पुरुष नहीं है। तो अकबर कहता है, अमर सिंह कहता है सच्ची। फिर अमर सिंह कहते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, उन्हें बंदी बना कर ले जाते हैं। महिलाएं बेचारी रोती पड़ती जाती हैं। अमर सिंह वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे महाराणा प्रताप वहाँ पे खड़े थे। अब महाराणा प्रताप अपने कैंप के सामने खड़े थे, महिलाएं रोती पीटती बुरके में आ रही थी। तो महाराणा प्रताप पूछता अमर सिंह से कौन है, बोला आप साइड में हो जाओ। महाराणा प्रताप पूछते ये कौन है, तो बोला ये रहीम जी की पत्नी और उनके बच्चे, उनके सेनाओं के बच्चे हैं। तो वहाँ पर महाराणा प्रताप का कितना नैतिक चरित्र था ये दिखाई देता है। महाराणा प्रताप अमर सिंह से माफ़ी मंगवाते उन महिलाओं से और खुद माफ़ी मांगते और एक पत्र लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं रहीम जी के नाम से, रहीम जी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। महाराणा प्रताप ने कभी भी महिलाओं और बच्चों को युद्ध में कभी भी सामने नहीं लाया। महाराणा प्रताप ये बोलते थे जो भी होगा देखा जाएगा, सामने से लड़ाई लड़ेंगे। तो वहाँ उन महिलाओं को महाराणा प्रताप कहते हैं आप यहाँ पर रहो, खाना पीना खाओ, आपको सुरक्षित आपके स्थान पर भेजा जाएगा। तब उन महिलाओं को सुरक्षित उनके कैंप में भेजा जाता है। तब मैं महाराणा प्रताप के लेटर को पढ़ के रहीम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और महिलाएं बोलती हैं वहाँ जाके, अगर कोई माँ अपने बच्चे का जन्म दे तो महाराणा प्रताप जैसे बेटे को जन्म दे। वहाँ मुस्लिम महिलाएं, आपको ये पता जानकर आती हर्ष होगा कि दुश्मन राजा की तरफ से महिलाएं या दुश्मन राजा के सेनापति ये बोलते हैं कि उसने कितना अच्छे पुत्र को जन्म दिया है। तो आपको यह अनुमान लगाना चाहिए वो कितना नैतिक और चरित्रवान राजा था महाराणा प्रताप। अब बात की जाए, रहीम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अकबर को बात पता चलती है। अकबर कहते हैं तुमसे महिलाएं नहीं समझ रही, तो महाराणा प्रताप तो दूर की बात है, और रहीम जी को वापस बुला लाते हैं। अब रहीम जी को वापस बुला लेते हैं अकबर। उसके बाद में आते हैं सुल्तान खान। अब सुल्तान खान कौन है? सुल्तान खान एक डाकू टाइप का आदमी है और अकबर का चाचा है। सुल्तान खान एक मतलब डाकू टाइप का व्यक्ति है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हल्दी घाटी के चारों ओर एक है दिवेर, देवारी, देसुरी और देवल। अब बात की जाए, ये चार जगह है, मतलब जो हल्दी घाटी है उसकी चार बाउंड्री इसके रूप में। अब सुल्तान खान अब कहते हैं, सेनापति कहते हैं कि दिवेरी में से हमारे खाने पीने का राशन आता है और वहीं पे क्या कहते हैं टुकड़ी आती है, हमें लूटे ले जाती है। अब दिवेर जो है वो अजमेर वाला रास्ता है, हल्दी घाटी से अजमेर वाला रास्ता। देवारी उदयपुर का रास्ता है, देसुरी पाली का रास्ता है और डूंगरपुर देवर वाला डूंगरपुर। अब चार रास्ते हैं हल्दी घाटी के चारों तरफ, मेवाड़ के चारों तरफ, चारों को चौकसी कर देता है और चप्पा चप्पा पैर इतना लगा देता है, चप्पे चप्पे पर सैनिक बैठा देता है कि एक तिनका भी ना हिल सके। अब सुल्तान खान का तैयार तो वो मरेंगे या वो सरेंडर करेंगे। अब महाराणा प्रताप कहते हैं वो अंदर बैठे रहते हैं क्योंकि पता था वो नहीं होगा। अब थोड़े दिनों में कोई हमला नहीं होता मेवाड़ की तरफ से। सुल्तान खान को लगता है या तो वो दिवेर पे हमला करेंगे या देसुरी पे हमला करेंगे या देवल पे हमला करेंगे। दिवेर पे तो हमला करने का नामो निशान नहीं है। अब सुल्तान खान दिवेर पे बैठा हुआ है और ये पक्का कॉन्फिडेंस है उसको कि यहाँ पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक तगड़ा योद्धा था
और उसको मानता था। जो भी रसद वस्त्र सामग्री जो भी आती दिखाने के लिए वो अजमेर के रास्ते से आती थी। अब सुल्तान खां पहरेदारी में जैसे ही कोई हमला नहीं होता मेवाड़ की तरफ से तो थोड़ी ढील कर देता है। जो पहले पूरी रात पहरा लग जाता अब थोड़ा रात में 2 बार लगना शुरू हो जाता है। अब सुल्तान खान बहुत ज्यादा ढील दे देते हैं और महाराणा प्रताप को बात पता है बोले। अब उसके ही पास में एक दशहरा आने वाला था। दशहरा इसी बीच में दशहरा आ जाता। दशहरे पर सभी राजाओं की रीत है कि दशहरे पे अपनी तलवार म्यान से बाहर तलवार निकालेंगे, या तो कोई छोटा मोटा साथ वाले राजा से या गांव में या गुआंढ में लड़ाई कर लेंगे, और या नहीं भी हो रहा है तो किसी को बोल देंगे लड़ाई कर लेंगे। मतलब म्यान में तलवार तब जाएगी तब उसका खून लग जाएगा, जिसे हम टिक्का दौड़ भी कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं टिक्का दौड़। जो टिक्का करके जो लड़ाई की जाती है, मतलब तलवार को जो टिक्का थोड़ा बहुत छोटा मोटा लफड़ा किया जाता है उसको टिक्का दौड़ बोलते हैं। अगर पास के राज्य में कोई मतलब बस थोड़ा बहुत हो रखा है तो उसे और बढ़ाए जाते हैं, उससे और युद्ध करे जाते हैं, या कह देते हैं थोड़ा हमारी तरफ से लड़े आओ, थोड़ा सा लड़े आओ, उससे टिक्का दौड़। अब बात की जाए टिक्का दौड़ की। अब उस दिन क्या हुआ, उस दिन ढील छोड़ रखी थी सुल्तान खान ने। अब महाराणा प्रताप कहते हैं दिवेर पे हमला करना है। अब सुल्तान खान को ये बात पता ही नहीं थी, किसी भी महाराणा प्रताप कहते हैं किसी के जान में भी नहीं होगा कि दिवेर पे हमला करेंगे। महाराणा प्रताप कहते हैं मुगल कभी सोच भी नहीं सकते कि हम दिवेर पे हमला करेंगे। वो पक्का कॉन्फिडेंट हो चुके, मुझे पता था वो कॉन्फिडेंट होंगे, वो पक्का कॉन्फिडेंट हो चुका है या तो दिवेरी, देवारी, देसुरी या देवर, इन तीनों पे हमला करेंगे। और वहां पे अब तो सेना भी कम थी और थोड़ी ढील थी। उस दिन वो दिवेर पे हमला करते और एक को मार डालते, एक को भी नहीं छोड़ते। अब इस टिक्का दौड़ पे महाराणा प्रताप हथियारों के टिक्का लगाते हैं और दिवेर पे महाराणा प्रताप बोलते हैं दिवेर पे हमला करना। सभी सैनिक बोलते हैं वहां पर तो सुल्तान खान है, तो महाराणा प्रताप यहाँ पर सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हैं कि दिवेर पे हमला करेंगे। और दिवेर पे हमला करते हैं, एक भी दिवेर के युद्ध में एक भी जिंदा नहीं बचा था। कोई अकबर को संदेश भी भेज दे कि कोई बचा है सेनापति। और दोस्तों आपको ये नहीं पता हुआ महाराणा प्रताप उनके जो साइड के आसपास के राज्य थे राजस्थान में, इतनी मतलब पावर थी, वो सारे मिलकर लड़ते थे क्योंकि मुगल करेगी फाइट। चंद्रसेन जिनका मैं नाम ले रही थी, उनका भी अकबर से युद्ध चल रहा था, वो भी करेंगे। अब इतनी मजबूती थी उनके, और उन्होंने कहा था हम अपनी एक जगह करेंगे कि हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ करेंगे। अब अकबर को ये बात पता थी कि इनके आसपास वाले मदद कर रहे हैं। आसपास जैसे डूंगरपुर में, और वो जो चंद्रसेन बताए थे वो जिनके भी वो मेवाड़ मारवाड़, उन जगह पे जाके संधि करने की बोलते, कहते हैं संधि कर लो, और उन्हें कहते हैं सरेंडर कर दो, सरेंडर भी कर देते हैं। और के ऊपर जब वो जाते हैं, अकबर चला जाता है तो कहते हैं मजाक कर रहे थे, वो फिर भी महाराणा प्रताप की मदद करते हैं। पर लोग कहते हैं इतिहास में कि वो तो कभी एक साथ लड़े ही नहीं, और कितना साथ लड़वाओगे, कितना तो साथ लड़ ही लिए। अब अकबर को ये बात पता चल जाती है कि उसके साथ वाले राजा उसकी हेल्प करते हैं, तो अकबर उन पे हमला करता है और उनसे संधि कर लेता है। मतलब वो वाले वहाँ के राजा से संधि कर लेता है। जैसे ही अकबर अजमेर पहुँचता है और वो मना कर देते हैं, बोला कैसा लगा हमारा प्रयोग, हमने तो संधि स्वीकार ही नहीं की। तो वो इस तरीके से लड़ा जिससे सेना का भी नुकसान नहीं हुआ। और अब एकदम से अगर वो अकबर के साथ लड़ते तो सभी हार जाते, और राणा सांगा भी बाबर के साथ हारा था। अब जब वो दिवेर पे हमला करते हैं, उनके आसपास के राज्य, मतलब आसपास 5-10 राज्य होंगे उनके आसपास के राज्य सारे आते हैं, सारे मिलकर कुछ दिवेरी पे मतलब देवारी पे हमला करते हैं, कुछ देसुरी पे और कुछ देवल पे, सारों एक को मार डालते हैं, वहां एक इंसान भी नहीं बचता। अब फैक्ट की बात ये है कि सुल्तान खान उनको अमर सिंह ने मारा था, अमर सिंह। और सुल्तान खान इतना तगड़ा आदमी बताते हैं कि जब अमर सिंह ने भाला निकाला था तो दोनों पैर उनके पैरों पे रखी भाला खींचा था। तो सुल्तान खान जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो महाराणा प्रताप देखते हैं, सैनिकों को इकट्ठा कर देखते हैं, घायल सैनिकों को अपने कैंप में लाते हैं, तब सुल्तान खान कहता है कि मेरे को जिसने मारा उस सैनिक से मेरे को मिलवा दो। तो महाराणा प्रताप कहता है
महाराणा प्रताप की साइड में एक सैनिक खड़ा था, वो कहता है कोई नहीं, मरता आदमी है, ये खड़ा कर देते हैं। बोले ये था। सुल्तान खान मना कर देता, कहता नहीं ये नहीं था, उसकी आंखें बिल्कुल बम्ब थी, वो अलग ही दिख रहा था मेरे को, उसे बुलाया जाए। महाराणा प्रताप अमर सिंह कैंप में था, उसे बुलाया। बोले हाँ। फिर बोला तुम एक ऐसे वीर पिता के बेटे हो कि तुमने मेरे को मारा, मेरी आंखों से इंसान डर जाता है और तुमने आज मेरे को मार दिया। फिर महाराणा प्रताप उनसे एक बार पूछते, कहते कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बोले पानी पिला दो, पानी। अब मरते हुए आदमी को प्यास तो बड़ी लगती है। बोले और कहा जाता है कि मरते हुए आदमी को गंगा जल पिलाना चाहिए, गंगा जल पिलाया। अब आंखें बंद हो रही पर सांस नहीं, मतलब सांस से चल रही थी उनकी। तो एक बोलता है कि इनके जब तक बाला नहीं निकालेंगे ना तब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी। अमर सिंह बाला खींचता है, उनसे बाला नहीं खींचता, एक तो अमर सिंह मोटे थे, बाला नहीं खींचता, तो अमर सिंह अपने दोनों पैरों को रख के बाले को खींचते हैं। अब यहाँ पर दोनों पैरों के ऊपर पैर रखे अमर सिंह बाला खींचते हैं, क्योंकि ये सुल्तान खान बहुत ही ताकतवर था। इस युद्ध में इतिहासकारों ने मतलब अमर सिंह दिवेर का जो युद्ध है वो अमर सिंह की वीरता का परम युद्ध था, मतलब चरम का युद्ध था। लेकिन इस युद्ध में इतिहासकारों ने अमर सिंह दिवेर का युद्ध मतलब अमर सिंह की वीरता को दबा दिया गया है। मतलब उसका पिता इतना महान हो गया कि अमर सिंह की वीरता को दबा दिया गया, इतिहासकारों ने दबा दिया। जबकि अमर सिंह ने 17 युद्ध जीते हैं और फिर भी अमर सिंह का नाम कहीं पर भी इतिहासकारों ने बिल्कुल ही दबा दिया। अमर सिंह एक वीर योद्धा था, ताकतवर योद्धा था, जिसने सुल्तान खान जैसे को बाला आर पार कर दिया था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अमर सिंह, आप अभी किसी से भी पूछोगे, सामान्य व्यक्ति से पूछोगे कि अमर सिंह कौन था, वो कहेंगे अच्छा वो घास की रोटी वाला। लोग कहते थे कि अमर सिंह घास की रोटी खाया करता था। जो 2 साल पहले कैंप में से महिलाओं को ले आया, उसको ये नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है। जिसने सुल्तान खान के बाला आर पार कर दिया, उसे ये नहीं पता था। जब मान सिंह से मिलने गया वो बहुत पहले, उसे ये नहीं पता था कि सही क्या है गलत क्या है। और लोग कहते हैं कि जब वो 6 साल पहले, वो जिस टाइम 17 वर्ष के थे, जिस टाइम वो सुल्तान खान से के बाला मारा था, तो 17 वर्ष 6 साल पहले जब 11 साल के थे तब वो घास की रोटी खाते थे। क्या मानते हो ऐसा इंसान जिसने सुल्तान खान के बाला आर पार कर दिया, वो घास की रोटी खाता होगा कभी? तो ये इतिहासकारों ने बड़ी ही विडंबना की है, मतलब हमारे इतिहास को दबा के रखा है। तो आज की वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।